नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्जाम और जितने भी टीचर भर्ती एग्जाम होंगे दोस्तों उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है डमलिन का, दूसरा है रॉस का, तीसरा है मन का और चौथा ऑप्शन है मैकडूगल का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका डमलिन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? पहला ऑप्शन है हठी, दूसरा है समय की संकल्पना, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक संकल्पना, चौथा ऑप्शन है वीर पूजा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? उत्तर बाल्यावस्था का कौन सा लक्षण होगा? तो वो हो जाएगा हठी होना, यानी कि बच्चे हट करने लगते। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विद्यालयों में सहपाठ्येतर गतिविधि क्यों आयोजित करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है ये संस्था की प्रसिद्धि में सहायक है, दूसरा ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है, तीसरा ये शुल्क लेने को न्यायोचित ठहराने में सहायक है और चौथा ऑप्शन है ये उन विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होगा। तो पहला ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा ये छात्र के समग्र विकास के लिए सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके किससे संबंधित है दोस्तों? पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास से, दूसरा है मानसिक विकास से, तीसरा है भाषा विकास से और चौथा ऑप्शन है सामाजिक से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा उसके सामाजिक विकास से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है? जो भावात्मक पक्ष का नहीं है उसे बताना है। पहला है स्वीकारना, दूसरा है आज्ञा पालन करना, तीसरा ऑप्शन है फर्क करना और चौथा ऑप्शन है प्रभावित करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा फर्क करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है सरकार और चौथा ऑप्शन है मीडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? परिवार जो होगा वो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। पहला ऑप्शन है समूह निर्देशन अनुपालन का, दूसरा है समूह की अनुरूपता का, तीसरा है समूह की पहचान का और चौथा ऑप्शन है समूह आज्ञाकारिता का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका समूह की अनुरूपता का। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह बताता है, यह जो है वो क्या बताता है? यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? क्या बताता है? पहला ऑप्शन है लैंगिकता एक अर्थज्ञानी अवतरण है, दूसरा है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, तीसरा ऑप्शन है लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है और चौथा ऑप्शन है लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा लैंगिकता एक सामाजिक अंतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक लक्ष्य, दूसरा ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति, तीसरा है सहायता परक व्यवहार और चौथा ऑप्शन है आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका सहायता परक व्यवहार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है,
किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है वाक्यों के निर्माण से, दूसरा है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है दोस्तों शब्दों के निर्माण से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अक्षरों व शब्दों के साहचर्यता से इसका निर्माण किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन का प्रतिपादन किसने किया? किंडरगार्टन जो मेथड है दोस्तों उसका प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है फ्रोबेल ने, दूसरा है मॉन्टेसरी ने, तीसरा है डाल्टन और चौथा ऑप्शन है कुक ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा किंडरगार्टन। किंडरगार्टन ने ही दोस्तों जो है अपनी फ्रोबेल ने ही किंडरगार्टन मेथड को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ब्रॉफेनब्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंधित रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है काल तंत्र से, दूसरा है सूक्ष्म तंत्र से, तीसरा है बृहत तंत्र से और चौथा ऑप्शन है बाह्य तंत्र से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा सूक्ष्म तंत्र से। जो ब्रॉनफेनब्रेनर थे वो किसके पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी के परिवार और साथी विद्यालय से जुड़े थे? तो वो सूक्ष्म तंत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी समस्या है जहां क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधि का होता है, दूसरा है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, तीसरा ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल बच्चों का होता है और चौथा ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो हो जाएगा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? पहला है परिवार एवं पास पड़ोस, दूसरा है विद्यालय एवं मीडिया, तीसरा है परिवार एवं मीडिया और चौथा ऑप्शन है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्तों विद्यालय एवं मीडिया जो होते हैं द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है समाजीकरण, दूसरा ऑप्शन है मुख्य धारा से जोड़ना, तीसरा है समावेशन, चौथा ऑप्शन है विभेदीकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा समाजीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को कौन सी पहल करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा कर देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देनी चाहिए और चौथा ऑप्शन है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानी एवं उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की किस तरह से भूमिका निभाते हैं? पहला है मनोवैज्ञानिक एजेंसियां, दूसरा है मध्य एजेंसियां, तीसरा है प्राथमिक एजेंसियां और चौथा ऑप्शन है द्वितीयक एजेंसियां। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी से रिलेटेड जो है प्रश्न हमने अभी देखा था, आप हमें दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ईजी प्रश्न है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है
पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है, अर्थात जो है अमूर्त संकल्पना के बारे में सोचने लगता है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था और चौथा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से ऊपर होती है। इसमें बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में चिंतन करने लग जाता है, तर्क करने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पहला ऑप्शन है पियाजे को, दूसरा है कोहलबर्ग को, तीसरा है पाल पाव को और चौथा ऑप्शन है स्किनर को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा पियाजे को। पियाजे ही नहीं दोस्तों, बच्चे के समझ के सृजन के बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, किसमें जो है बच्चा सबसे बेहतर सीखेगा? पहला ऑप्शन है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा और चौथा ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा जो है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की। दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले जितने भी टीचर एग्जाम है दोस्तों उसमें पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।